नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। अभी कोरोना की दूसरी लहर से हम पूरी तरह से बाहर निकले भी नहीं थे कि डब्ल्यूएचओ प्रमुख टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस ने पूरी दुनिया को चेताया है कि कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआती चरण का आगाज हो चुका है। उन्होंने तेजी से फैल रहे कोरोना के डेल्टा वेरिएंट को ध्यान में रखते हुए ये बात कही। टेड्रोस ने कहा कि ये वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है, जिसके चलते ये और अधिक संक्रामक होता जा रहा है। डब्ल्यूएचओ प्रमुख ने कहा कि यह दुखद है, लेकिन हम कोरोना की तीसरी लहर के शुरुआती दौर में पहुंच गए हैं। डेल्टा वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। लोगों ने इससे बचाव में लापरवाही बरतनी शुरू कर दी है, जिसके चलते न केवल कोरोना के मामले बढ़े हैं, बल्कि मृत्यु दर में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। टेड्रोस ने कहा कि डेल्टा वेरिएंट 111 से ज्यादा देशों तक पहुंच चुका है, जिसके जल्द ही पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के सबसे खतरनाक वेरिएंट बनने की आशंका है। उन्होंने कहा कि 10 सप्ताह तक मामलों में कमी के बाद अब मामले बढ़ रहे हैं, जो चिंता की बात है। फिर जोर देकर कहा कि सिर्फ वैक्सीन से महामारी नहीं रोकी जा सकेगी, देशों को इससे निपटने के लिए लगातार सावधानी रखनी होगी। वहीं भारत में भी इसका खतरा बढ़ रहा है कि कहीं भारत में भी तीसरी लहर पैर तो नहीं पसार रही है। तीसरी लहर के इस खतरे को देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, यह बड़ा सवाल है। और अगर तीसरी लहर विस्तार लेती है तो यह कितना खतरनाक हो सकता है। भारत में कोरोना से निपटने के लिए एहतियात बरती जा रही है या बड़े स्तर पर लापरवाही की जा रही है, ये बड़े सवाल है जिनको लेकर चर्चा करेंगे। तीसरी लहर को लेकर डब्ल्यूएचओ का ऐलान, थर्ड वेव शुरू हो चुकी है। डब्ल्यूएचओ चीफ घेब्रेयेसस ने दुनिया को चेताया है, सिर्फ वैक्सीन से महामारी नहीं रोक पाएंगे, ये उन्होंने कहा है। भारत में भी तीसरी लहर का खतरा बढ़ा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वायरस लगातार खुद में बदलाव कर रहा है, ये बड़ी चिंता की बात है। बदलाव के साथ ज्यादा संक्रामक हो रहा है, ये और भी चिंता की बात है। डेल्टा वेरिएंट डब्ल्यूएचओ के सभी 6 रीजन में पहुंचा है, ये उन्होंने कहा। 111 से ज्यादा देशों में डेल्टा वेरिएंट पहुंचा है। अल्फा वेरिएंट 178 देशों में पहुंचा है। तो वाकई में ये बहुत चिंता की बात है। डब्ल्यूएचओ का ऐलान, थर्ड वेव शुरू हो चुकी है और भारत में भी इसका खतरा बढ़ गया है, जिसको लेकर आज चर्चा करना बेहद जरूरी है। आज बड़ा मुद्दा में हम एक ऐसे पैनल से बात करेंगे जो हमें डब्ल्यूएचओ की तरफ से जो चेतावनी जारी की गई है उसके बारे में बारीकी से समझाएगा। यह भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि हमें क्या क्या करना है। यह भी जरूरी समझना हो जाएगा कि हमने किस स्तर पर लापरवाही कर दी है जो हमारे लिए खतरा बन सकता है। यह भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग पैथी जो है वो कितनी कारगर हो सकती है कोरोना से निपटने के लिए। और आज बड़ा मुद्दा में यह भी समझना जरूरी रहेगा कि इस कोरोना वेरिएंट, इस कोरोना वायरस पर लगाम लगाने के लिए वैक्सीन जो है वो कितनी कारगर हो सकती है, या इसके अलावा हमारी एहतियात उससे भी बड़ी भूमिका निभा सकती है। मेहमानों का पैनल मेरे साथ जुड़ चुका, परिचय मैं करा देता हूं। डॉक्टर सतवीर चौधरी है, पूर्व डीजी हेल्थ डिपार्टमेंट हरियाणा से हैं। डॉक्टर संजय जाखड़ आयुर्वेदाचार्य मेरे साथ हैं। डॉक्टर शरद लखोटिया वरिष्ठ चिकित्सक मेरे साथ हैं। डॉक्टर विकास होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी आयुष विभाग गुरुग्राम। आप सभी खास मेहमानों का इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक ऐसे प्रबुद्ध लोगों का मेरे साथ पैनल जुड़ा है जो इस कोरोना की तीसरी लहर की जो हम आशंका जता रहे हैं भारत में, उससे निपटने में हमें बेहतरीन सलाह देगा और यह भी समझाने की कोशिश करेगा कि हम अगर लापरवाही ना बरतें तो कितना इस तीसरी लहर को रोक सकते हैं। मैं सबसे पहले सतवीर जी आपके पास आना चाहूंगा। ये डब्ल्यूएचओ ने चेतावनी जारी की है और तीसरी लहर की बात कह दी है। इस तीसरी लहर को लेकर हमें कितना ज्यादा सोचने, समझने और चिंतित होने की जरूरत है, या फिर इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है? दोनों बातें हैं जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद शमशेर सिंह जी। सबसे पहले तो मैं आपको दोबारा से कम्प्लीमेंट करूंगा कि आप बार बार ये मुद्दा उठाते हो। जी बहुत शुक्रिया। वैसे ये काम सरकार का है लोगों को जागरूक करना, लेकिन आपका चैनल और मीडिया इसको बखूबी कर रहा है। इसके लिए आपको मैं मुबारक देता हूँ, कम्प्लीमेंट करता हूँ। जी शुक्रिया। ये बिल्कुल सच बात है कि लोग जैसे दूसरी लहर आई थी, लोगों ने सबने मास्क पहनने शुरू कर दिए थे, जबकि प्रॉपरली नहीं पहनते हैं। किसी का नाक दिख रहा होता है, कोई मतलब कोई पुलिस से डर के पहनते हैं, लेकिन काफी मास्क पहनने शुरू कर दिए थे। लेकिन जो सबसे पहली बात है कि जब नहीं जरूरत तो घर से बाहर ना निकलो, वो लोग फॉलो नहीं कर रहे बिल्कुल भी। चाहे मसूरी जाना हो, चाहे शिमला जाना हो, लोग ये कह रहे हैं 1.5 साल से बाहर नहीं गए तो अब जाना शुरू कर देते हैं। उसका कारण ये नहीं कि उनको पता नहीं जान है तो जहान है,
उसका कारण ये है कि उनमें वो ये सोचते हैं जाना ही है बस। अब तो कोरोना तो चला गया, सरकार तो पागल है, ऐसी कहती रहती है। चैनल वाले भी ऐसे ही कहते रहते हैं, स्केयर क्रिएट करना चाहते हैं। व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आ जाता है तो ऐसे स्केयर क्रिएट कर रहा, ज्यादा कुछ नहीं होता। अब सरकार की तो चिंता ये है, उसको इकोनॉमी भी देखनी है और लोगों की सेफ्टी भी देखनी है। अब बीच में इकोनॉमी देखने की बात आ जाती है तो सरकार चाहती है भी टूरिज्म ना बंद किया जाए, कांवड़ यात्रा भी ना बंद की जाए और मॉल भी खोल दिए जाए, सिनेमे भी खोल दिए जाए। ये इकोनॉमी के लिए सारी बातें ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप खोलो, मॉल भी खोलो, सब कुछ खोलो, लेकिन वहां पर प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करो। जैसे मैं पिछली बार भी आपकी चैनल पे कह रहा था कि अगर एक मॉल में 200 आदमी अलाउड है, आप गेट के ऊपर स्ट्रिक्टनेस करो। अब जापान में, यूरोप में तो बहुत स्ट्रिक्टनेस है, वहां पे अगर कहा हुआ है दुकान में 3 आदमी घुसेंगे तो 3 ही घुसते हैं। यहाँ पर तो एयरपोर्ट तक की दुकानों में, जो बड़ी बड़ी दुकानें, उनमें लिखा हुआ है 10 से ज्यादा इसमें नहीं अंदर आ सकते, लेकिन फिर भी 20-20 लोग अंदर घुस रहे हैं। तो सिर्फ कहने से बात नहीं बनेगी, अच्छी तरह स्ट्रिक्टनेस करने से बात बनेगी। दूसरा, मास्क लोग प्रॉपरली लगाएं। अगर आप घर से बाहर निकलना जरूरी है, आपको कोई जरूरी मीटिंग में जाना है, या कोई मृत्यु हो गई है, या शादी भी कोई ऐसी जरूरी है, कोई भी फंक्शन जरूरी है, पहली बात तो फंक्शन में जाए ना। आप कोशिश करें कि फंक्शन में ना जाया जाए। अगर आपको जाना बहुत जरूरी लगता है तो अच्छी तरह मास्क पहन कर जाएं और लोगों से दूर रहें। अगर आपके लोगों के नजदीक भी आना तो आमने सामने बात नहीं करना। मेरा भी मुंह इधर है, उसका भी मुंह इधर है, दोनों आमने सामने बात ना करें, थोड़ा दूर होकर के बात करें तो अच्छा रहेगा। और ज्यादा से ज्यादा फंक्शन ओपन एरिया में किए जाएं। अब गर्मी है, वैसे ओपन एरिया में फंक्शन हो नहीं सकते, लेकिन सुबह शाम फंक्शन फिर भी ओपन एरिया में हो सकते हैं। बंद कमरों में कम से कम प्रोग्राम कीजिए। इसी तरह मैं अफसरों को भी यही कहूंगा, ऑफिसर्स हैं या पॉलिटिशियन हैं, क्योंकि ऑफिसर पॉलिटिशियन से ही लोग चलते हैं सारे। अब पॉलिटिशियन बड़ी बड़ी मीटिंगें कर रहे हैं, कहीं धरना हो रहा है, वो आपके चैनलों पे सभी पे दिखाया जाता है, तो लोगों में मैसेज जाता है, तो कहने की बातें हैं। तो पॉलिटिशियन को और ऑफिसर को कम से कम मीटिंग करनी पड़ेगी। जो मीटिंग अब हम आपस में बात कर रहे हैं, खुले आराम से बात कर रहे हैं, आमने सामने फोटो भी देख रहे हैं और अच्छी तरह बात हो रही है। आजकल अच्छे अच्छे इक्विपमेंट आ गए हैं, सब कुछ इंतजाम अच्छा है, हमें टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना चाहिए। तो मीटिंग आमने सामने करने की बजाय ऐसे ही मीटिंग करें, उसमें लोगों का समय भी बचेगा, पेट्रोल भी बचेगा, सारे फायदे होंगे। तो कम से कम मीटिंग फिजिकल की जाए, चाहे डिप्टी कमिश्नर की मीटिंग हो, चाहे मंत्री की हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी की। और तीसरी बात, जो बार बार हाथ, इसके बारे में लोग बहुत लापरवाह हो गए हैं। सैनिटाइजर का इस्तेमाल और बार बार हाथ धोना, मास्क तो लोग लगाने लग गए हैं, लेकिन सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना और बार बार हाथ धोना नहीं किया जा रहा। बार बार हाथ धोना कोई मुश्किल बात नहीं, हर 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद हाथ धोएं, या जब भी आपको तलब हो कि मुंह को नाक को हाथ लगाना है, उससे पहले हाथ जरूर धोना है। इतना भी नहीं लोग करते। और मैंने तो ये देखा है, जैसे एयरपोर्ट पे या कहीं है, ग्लव्स पहने हुए हैं, एयर होस्टेस ने ग्लव्स पहने हुए हैं। वो ग्लव्स पहने हुए हैं, ग्लव्स इसलिए पहने हैं कि हमारे हाथ में इन्फेक्शन ना जाए, लेकिन वो ग्लव्स पहन के ही नाक पे मुंह पे हाथ लगा रहे हैं। तो कोई फायदा नहीं, चाहे आपका सिंपल हाथ हो, चाहे ग्लव्स वाला हाथ हो, तो कोई फायदा नहीं हुआ ग्लव्स पहनने का। तो ग्लव्स या गाउन जो दिए गए हैं ऐसी जगह पे, जैसे एयर होस्टेस को एयरपोर्ट पे, वो इसलिए दिए गए हैं कि वो हाई रिस्क में लोग हैं, उनमें फैले ना बीमारी। या कॉन्फ्रेंस हॉल में, तो ऐसी जगह पे लोग ग्लव्स पहनते हैं, गाउन पहनते हैं, लेकिन उसको प्रॉपरली नहीं पहनते, उसका कोई फायदा नहीं। जिस वो ग्लव्स या जो मास्क हैं या ग्लव्स हैं या शील्ड है, फेस शील्ड है, या फिर जो भी चीज है, वो प्रोटेक्शन के लिए है, उनको समझना चाहिए ये प्रोटेक्शन है। इससे ये नहीं कि ग्लव्स पहन रखा है और उसी ग्लव्स से इधर उधर हाथ लगाने के बाद पेन भी उससे लिखे भी जा रहे हैं, उसके बाद उसको नाक मुंह पे भी लगा रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं। बिल्कुल, ये कुछ अहम बातें हैं जिसको लेकर ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर संजय जाखड़ जी, आपसे जानेंगे कि WHO की इस चेतावनी को किस लिहाज से हमें लेना चाहिए, क्योंकि जब भी इस प्रकार की चेतावनी आती है तो भारत जैसे ऐसे देश जिसकी आबादी इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पर कोई भी नियम, कोई भी कायदा जिसको फॉलो कराना आसान काम नहीं होता, लेकिन फिर भी एहतियात तो बहुत ज़रूरी है। एहतियात को लेकर आपका क्या मानना है, और इस तीसरी लहर के खतरे को लेकर हमारे देश में जो इस वक्त आशंका बनी हुई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए शमशेर जी, सबसे पहले तो मैं सेकंड वेव के दौरान जितने भी मॉर्टेलिटी हुई है उनको मैं नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि देता हूँ।
और उन परिवारों के लिए संवेदना प्रकट करता हूं जिन्होंने अपनों को खोया है। बहुत ही दुखद सेकेंड वेव रही। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो कि डिबेटेबल है, डिबेट की जा सकती है उनके ऊपर, क्या रहा क्या नहीं रहा। अब क्योंकि देखिए 1.5-2 महीने तक सेकेंड वेव का प्रकोप रहा और उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन ग्राफ जो है वो डाउन हो गया। तो समझना पड़ेगा कि वो ग्राफ क्यों कम हुआ। देखिए मेरे हिसाब से आयुर्वेद की अगर हम बात करते हैं तो अब जो है बरसात का मौसम आएगा, एक फेवरेबल कंडीशन फिर मिलेगी ह्यूमिडिटी की वजह से वायरल लोड को बढ़ने में। हमें इस चीज का खास ध्यान रखना पड़ेगा जी। दूसरा जो मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ वो आयुर्वेद की भाषा में एक चीज कहते हैं जिसको कहते हैं ऋतु संधि काल। संधि काल जब भी मौसम में परिवर्तन होता है, बरसात के बाद जब आपका मौसम शरद ऋतु में जब जाएगा तो उस टाइम बहुत ज्यादा इसका लोड बढ़ने की संभावना व्यक्त की जाती है। तो हमें उस चीज से बचना पड़ेगा। डॉक्टर सतवीर जी ने अभी तक जितने भी जो प्रिवेंटिव जो चीजें बताई, डिस्टेंसिंग है, मास्किंग है और जो प्रिवेंशन जो है, काफी 1.5-2 साल से उसको फॉलो भी कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग इतने ज्यादा उतावले नजर आते हैं, खासतौर से सेकंड वेव जाने के बाद, और जो जितने भी आपके जो टूरिस्ट प्लेसेस जो रहे हैं उनमें जो भीड़ देख के मैं बहुत अचरज फील करता हूँ। बहुत अचरज मुझे लगता है कि लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। अभी चीजें खत्म नहीं हुई हैं। देखिए ये भी हमें मानना पड़ेगा कि वायरस, मुझे 29 ईयर्स हो गए प्रैक्टिस के अंदर, हर साल वायरल इन्फेक्शंस आते हैं। अब की बार जो ये वायरल इन्फेक्शन जो आया है कोविड के नाम से, इसमें मॉर्टेलिटी रेट आपका लंग्स की वजह से है, जिसमें कि आपके रेस्पिरेटरी फेल्योर में गए और उसकी वजह से डेथ रेट ज्यादा बढ़ा। खासतौर से सेकंड, फर्स्ट वेव भी हम झेल गए थे लेकिन सेकंड वेव में बहुत ज्यादा परेशानी आई। तो आयुर्वेद का एक बहुत बढ़िया सिद्धांत है और वो सिद्धांत ये कहता है कि आपके अपने जो इंटरनल जो आपकी इम्यून सिस्टम है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको बढ़ाया जाए। जितनी भी आपके साथ मेरी डिबेट हुई है मैंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करवाने की कोशिश की है। मैंने अपील भी की है लोगों के साथ, आपके चैनल के माध्यम से भी अपील की है, सरकार से भी निवेदन किया है कि हमें साथ ही साथ वैक्सीनेशन अपनी जगह काम कर रहा है। वैक्सीनेशन का भी 70-80% अलग अलग, चाहे वो कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, उनकी अलग अलग अभी आ रही है और ये भी एक तरह का भी डाटा कलेक्शन हो रहा है। आने वाले समय में जाके पता लगेगा कि कितना ये सक्सेसफुल रहा और कितना नहीं रहा। दूसरी जो चीज जो है, आयुर्वेद में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जिनके मैं नाम आप लोगों के साथ साझा कर सकता हूँ, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए जी बिल्कुल उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। और इसमें आयुर्वेद है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है। मेरा अपना मत ये होता है कि जिस भी पैथी में जो बढ़िया रिजल्ट अगर मिलता है तो हमें उसको प्रमोट करना चाहिए। अब चूंकि टारगेट जो है, संभावना व्यक्त की जा रही है कि बच्चे इस थर्ड वेव के शिकार होने जा रहे हैं, तो ऐसे में आयुर्वेद के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे स्वर्ण प्राशन में नाम अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहूंगा। स्वर्ण भस्म होते हैं। देखिए शमशेर जी, एक बड़ा दुर्भाग्य, फिर मैं कहूंगा बड़ा दुर्भाग्य है आयुर्वेद के साथ कि स्वर्ण भस्म के नाम के ऊपर फिर भी कहीं ना कहीं इफ एंड बट होते हैं, लेकिन वही चीज पेटेंट यूएसए में हो रहा है गोल्ड नैनो पार्टिकल्स के नाम से। तो ये हमें सोचना चाहिए। और फिर मैं एक अपील करना चाहता हूँ, एक सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ कि आयुर्वेद के जितने भी इस तरह की जो चीजें जो हैं जो बहुत ही बेनिफिशियल है, उनके पेटेंट दूसरे देश ना लें। ये भी बहुत बड़ा खिलवाड़ रहेगा आयुर्वेद के साथ। तो हमें सचेत रहना चाहिए। जी शरद लाखोटिया जी, आपसे जानेंगे कि ये तीसरी जो लहर की बात आज हो रही है, वो चर्चा इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि दूसरी लहर में जो हिंदुस्तान ने दंश झेला, जो खतरा, इतना बड़ा खतरा देश पर मंडराया, उससे हम धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। लेकिन अभी अचानक से ये तीसरी लहर को लेकर खबर आ गई। और भारत को लेकर मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि यहाँ पर कितने भी नियम कायदे कानून बना दिए जाएं, उन्हें बनाने वाले ही तोड़ देते हैं। जिनको फॉलो करना है वो तो अलग बात है, बनाने वाले ही नहीं फॉलो करते हैं। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। कितना ज़्यादा इसके ऊपर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, सावधानी कितनी ज़रूरी है, वैक्सीनेशन कितनी ज़रूरी है, तमाम चीज़ें हैं जिस पर काम होना चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान जैसे देश में सारी चीज़ें तब धरातल पर आकर एकदम से धराशायी हो जाती हैं जब नियमों को, कानूनों को फॉलो करवाने के लिए कहा जाता है और लोग अचानक से सोचते हैं कि ये तो आज़ादी मिल गई, कोरोना चला गया है, घूमने चले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ये सच बात है कि जो सेकंड वेव आई बड़ी अप्रत्याशित थी और बहुत लोगों की जान गई है। और न तो सरकार को, न WHO को, न किसी तरह की कोई संस्था को ये जानकारी थी कि ये ऐसा कुछ होने जा रहा है।
आज उसी बात को मद्देनजर रखते हुए आज आप देखिए WHO ने तो ये कह दिया कि तीसरी वेव दुनिया में शुरू हो गई है और उसका कारण ये है कि उन्होंने देखा है, आज यूएसए की बात कर लीजिए, केसेस डबल हो गए हैं लास्ट 2 हफ्ते में। आज यूरोप की बात कर लीजिए, 2 गुने से 3 गुने हो रहे हैं। रशिया में पीक पे पहुंच रहा है, क्योंकि ये डेल्टा वेरिएंट अब 112 कंट्रीज में 11 कंट्रीज में आ गया है, जो पहले कुछ जगह में सीमित था। इसका नाम शुरू हुआ हिंदुस्तान से, फिर ये अलग अलग जगह पे इसका नाम शुरू होते होते अलग अलग जगह वहां आइडेंटिफाई हो रहा है। और ये डेल्टा वेरिएंट ने ही कहर बरपाया यहाँ हिंदुस्तान में सेकंड वेव में, जब इतनी मौतें हुई हैं और इतनी तकलीफें हुई हैं। तो इसी मद्देनजर रखते हुए तीसरी वेव अवश्यंभावी है। ये विजय राघवन जी ने भी कहा है, जो आपके इंडियन प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर है। तो ये तीसरी वेव का कारण क्यों है, ये समझने की कोशिश करिए। पहला कारण तो ये है कि जो इम्यूनिटी पहली और सेकंड वेव से आई है वो क्रमशः कम हो रही है। तो हो सकता है कि आपकी अपनी इम्यूनिटी जो अभी आपको बचा के रख रही है वो आगे फर्दर डिफेंड ना कर सके। दूसरा है कि वैक्सीनेशन का एक पीरियड निकल गया और आज के दिन एक थर्ड वैक्सीनेशन का भी एक प्लान हो रहा है कि तीसरी डोज भी दी जाए। तो वो भी एक अभी सोच का विषय है। हंगरी और कई जगह में तो शुरू भी कर दिया उन्होंने एक प्लान करना। इसके बाद देखिए वायरस अपना रूप बदल रहा है। अगर वायरस रूप बदल के ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन जाए, जहां ट्रांसमिशन ज्यादा हो, तो अचानक से जैसे डेल्टा वेव आई वैसे ये भी फैल जाएगा। लोगों का कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं होना और भीड़ का इकट्ठा होना, और साथ में अगर ये वायरस का फैलने वाला ट्रांसमिशन जो है वो वेरिएंट आ जाए और उसकी भी ट्रांसमिसिबिलिटी के साथ इन्फेक्टिविटी ज्यादा हो, जैसे डेल्टा वेरिएंट लंग के रिसेप्टर पे जाके सीधा जाके चिपकता है और लंग को डैमेज करता है, तो ये एक भयंकर महामारी का रूप हो सकता है। लेकिन हमारे हाथ में है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा, हमारे नरेंद्र मोदी जी ने कहा और बाकी हमारी आईसीएमआर भी बता रही है कि हम इसे रोक सकते हैं। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर सबसे इम्पोर्टेंट है और भीड़ भाड़ को रोकना सरकार का पहला उद्देश्य होना चाहिए। वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा से ज्यादा हो, जैसे अभी संख्या 35 लाख वैक्सीनेशन पर डे हो रहा है, जिसे आपको 1 करोड़ के आसपास 80 लाख 90 लाख से 1 करोड़ तक पहुंचाना चाहिए जी। ये सरकार की तरफ से काम है और लोगों को ये याद। चलिए संपर्क डॉक्टर साहब से जी। वो हालत को बचाने के लिए आपके पास अब कोई उपाय नहीं है एक्सेप्ट कि आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर रखें। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ही आपको उन हालात से बचा सकता है। तो इन चीजों को अगर ध्यान रखेंगे तो आपका ये वेव भी निकल जाएगी। तो बार बार सरकारों का जो ये ज्यादा रुझान हो रहा है वो यही बता रहे हैं कि सेकंड वेव में हम तैयार नहीं थे, तीसरी वेव का आगमन हो चुका है दुनिया में जी। लेकिन हम इसे रोक सकते हैं। बिल्कुल। आप कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रखिए, इकट्ठे मत होइए, मास्क लगाइए, जैसे अभी आप सतवीर जी ने सब बता दिया कि कैसे कैसे हमें काम करना चाहिए, वो काम करिए। इम्यूनिटी ठीक बढ़ा के रखिए, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब चीजें ठीक रखिए। इन चीजों का ख्याल डॉक्टर साहब आपके पास आ रहा हूँ, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत की वजह से आपकी जो विजुअल की बात आ रही है उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, उसको ठीक करेंगे हमारे। उससे पहले मैं डॉक्टर विकास आपके पास जाऊंगा। ये तीसरी लहर, दूसरी लहर, पहली लहर, लोगों के अंदर एक डर बैठ गया है। हर बार जब भी इस लहर का जिक्र होता है एक अंदर भय जो है व्याप्त हो जाता है और उसके पीछे वजह जो है वो जायज़ भी है कि लोगों के अंदर मौतें लगातार हो रही हैं। इससे बचने के लिए मास्क, सैनिटाइजर, इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत आन पड़ी है। वैक्सीन भी प्रभावी है लेकिन इतना ज़्यादा हम नहीं कह सकते कि 100% उसका असर होता है। तो चिंता की बात है और ये बात WHO ने आज फिर से बता दी है कि हमें एहतियात बरतनी पड़ेगी, नहीं तो फिर तीसरी लहर का खतरा दुनिया पर मंडरा रहा है। डॉक्टर विकास।
चलिए, डॉक्टर विकास से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं डॉक्टर सतवीर चौधरी जी आपके पास आएंगे। ये वैक्सीन को लेकर मैं बात कर रहा था। वैक्सीनेशन सच में बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी तक जो परिणाम सामने आए हैं उससे पूरी तरह से ये नहीं कहा जा सकता कि वैक्सीन ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जो हमें कोरोना से बचा लेगा। उन देशों में भी हम देख पा रहे हैं जिन देशों में वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से हो गया, ज़्यादातर लोगों को हो गया, और वहां पर भी कोरोना के मामले 2 सप्ताह में, 10 दिन में, 15 दिन में डबल तक पहुंच गए हैं। तो क्या वैक्सीन का इंतजार करना चाहिए या फिर इसके भरोसे बैठे रहेंगे तो फिर तीसरी लहर आएगी आएगी, इसमें कोई शक नहीं है। शमशेर सिंह जी, बिल्कुल ठीक आपने बताया कि वैक्सीन जो है 100% इफेक्टिव नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई चारा भी तो नहीं है ना। और लेकिन मैं ये क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि वैक्सीन 70% इफेक्टिव है जी। 70 लोगों में तो इफेक्टिव है ना, 30 में नहीं इफेक्टिव है, कोई बात नहीं। और जिन 30 में इफेक्टिव भी नहीं है उनमें भी मौत कम होगी जी, उतनी सिवियरिटी की बीमारी नहीं होगी, मतलब उससे इम्यूनिटी या रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। तो वैक्सीन तो जरूरी है ही, बिल्कुल, उसके बारे में तो कोई दो राय नहीं कि वैक्सीन तो लगवाना ही है। अब 3 ही तरीके हैं कि क्यों फैलता है ये। नंबर 1 तरीका है कि वायरस तो अपना रूप बदलेगा। कोई भी बीमारी है, कोई भी वायरस है, कोई बैक्टीरिया है, कोई प्रोटोजोआ, सदा से रूप बदलते रहे हैं, और जो पुराने एंटीबायोटिक को असर नहीं करते, नए एंटीबायोटिक हम खोजते रहते हैं, तो वो तो अपना रूप बदलेगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। एक बात होगी। दूसरी बात है सरकार। देखो, अब पिछली बातें करने का फायदा नहीं है। पिछली बार भी WHO ने फरवरी में कह दिया था कि इंडिया में लॉकडाउन लगा दिया जाए, लेकिन एकदम 30 मार्च को एकदम लगाया गया। वो स्लो नहीं लगाया गया, उसमें फिर लेबर को इधर उधर जाना पड़ा। दूसरी बात जो है, पहले जब WHO ने बता दिया था, ट्रम्प का प्रोग्राम था फरवरी में, शायद ये कारण हो इसलिए नहीं लॉकडाउन लगाया। उसके बाद फिर इसी के पहले सरकार बनानी थी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तो कई दिक्कतें जो भी रही अलग बात है। उसके बाद सेकेंड वेव आने से पहले नेता कहते तो कुछ और है और करते कुछ और है। रैलियां की जा रही हैं, रोड शो किए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखो। जब लोग देखेंगे कि सरेआम ये रैलियां हो रही है, इनको कुछ नहीं हो रहा, तो हमें क्या होगा। तो कथनी करनी में फर्क खत्म करना पड़ेगा। अब भी कह डॉक्टर साहब, आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं आ पा रही है, थोड़ा आवाज़ को दुरुस्त करें, जो दिक्कत है उसको दूर किया जाए। डॉक्टर विकास, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी सर। डॉक्टर साहब, ये तीसरी लहर को लेकर आज चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर अभी हमने इसको लेकर काम नहीं किया, सचेत नहीं हुए, तो फिर वो दूसरी लहर के दौरान जो देश में हालात पैदा हुए वैसे ना हो जाएं, उस पर चिंता करना ज़रूरी है। और आज हम इसलिए बात कर रहे हैं कि WHO ने तो कह दिया है कि तीसरी लहर का आगाज़ हो चुका है, और भारत जो है वो ऐसी लहर जब आती हैं उसका हॉटस्पॉट बन जाता है। देखिए शमशेर सिंह जी, मैं आपका धन्यवाद हूँ कि आपने मुझे रूबरू होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो कोरोना महामारी है, इस तरह की महामारियाँ आई भी हैं और आगे भी आती रहेंगी। इन सब से बचने का एक ही उपाय है कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा दुरुस्त करें, अच्छा रखें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? उसके लिए हम आयुष की जो विधियाँ हैं, जैसे योगा है, प्राणायाम है, हमें सुबह जैसे योगा प्राणायाम वगैरह करना है। और आयुर्वेद की जैसे अभी आयुष मंत्रालय के द्वारा जो गाइडलाइंस थी, उसके अंदर जैसे समसनवती थी, जो गिलोय वती है, अणु तेल था नाक में डालने के लिए, ठीक है, काढ़ा था। तो इन सब चीजों को हमें दैनिक जीवन में यूज करना होगा, ठीक है। और जैसे बात करें हम होम्योपैथिक दवाइयाँ की, तो होम्योपैथी के अंदर भी आयुष मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी करी थी, जिसके अंदर आर्सेनिक एल्बम 3 दिन तक सुबह खाली पेट जो लेने से जो हमारी इम्यूनिटी है उसको बूस्ट किया जा सकता है। बाकी एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी पैथी आप यूज कर रहे हैं, चाहे आप आयुर्वेद यूज कर रहे हैं, चाहे आप एलोपैथी यूज कर रहे हैं, वो कोई बात नहीं है। जो आपको ठीक करे वो सबसे बेस्ट, लेकिन वो एक चिकित्सक की परामर्श के साथ ही आपको लेना चाहिए। हमने लास्ट टाइम जब हमारी कोविड में ड्यूटियाँ थी, तो हमने देख रहे थे कि रिलेटिव जो थे, एक कोविड से ठीक हो गया तो उसने अपने
को शेयर कर दिया कि भाई ये मैंने लिया है और इससे मैं ठीक हो गया। तो देखो ये जो डॉक्टर जब दवाइयाँ लिखता है, देता है, तो वो सब चीजें देखता है, उसका हाइट, वेट, उसकी इम्यूनिटी, उसकी ससेप्टिबिलिटी, सब चीजें ध्यान में रखते हुए मेडिसिन प्रेस्क्राइब करता है। तो ऐसे किसी का भी प्रेस्क्रिप्शन आप ना ले। लास्ट टाइम हमने देखा था म्यूकरमाइकोसिस, येलो, व्हाइट, फंगस, ये सब ओवरडोजेस। तो इसलिए कोई भी दवाइयाँ ले, कोई भी पैथी अपनाए, आपने डॉक्टर की सलाह से, चिकित्सक की परामर्श लेने के बाद ही आपने यूज करनी है। दूसरा, अपनी इम्यूनिटी को आपने अच्छा रखना है। कैसे रख सकते हैं आप? योगा, प्राणायाम, ये आप डेली की जो रूटीन है उसमें डाल लीजिए, क्योंकि ये बीमारियां तो पहले भी आई थी इस तरह। पहले कोविड फर्स्ट आई, फिर सेकंड आई, अब उसका डेल्टा, अब डेल्टा प्लस, अभी इससे आगे भी कोई और आएंगी। बीमारियां खत्म नहीं होंगी। हमें उनसे बचने के लिए सिर्फ एक ही है कि हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना है। बिल्कुल, इम्यून सिस्टम बूस्ट करने की लगातार चर्चा इस पर होती रही है। डॉक्टर शरद लाखोटिया से मैं बात कर रहा था। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज़ आप तक आ पा रही है? डॉक्टर शरद, चलिए, उन तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। मैं डॉक्टर संजय के पास जाऊंगा। संजय जी, मेरी आवाज़ आप तक आ पा रही है? सतवीर जी, आवाज़ सुन पा रहे हैं आप मेरी? चलिए, थोड़ी दिक्कत है, तकनीकी दिक्कत है। मैं चाहूँगा कि इसको एक बार ठीक कर लिया जाए। टेक्निकल फॉल्ट है कोई, उस वजह से आप लोगों की आवाज़ नहीं आ पा रही है। आज हम एक बड़े अहम मसले पर चर्चा कर रहे हैं। मसला ये है कि कोरोना संकट के चलते अब जो चिंता जताई जा रही है वो तीसरी लहर की है, और तीसरी लहर का आगाज़ हो चुका, WHO कह चुका है। भारत में इसकी संभावना जताई जा रही है कि ये अवश्यंभावी ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि हमने बहुत सी चीज़ों में छूट दे दी है और लोग उस छूट का गलत फायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन इससे बचना कैसे, इस पर बात करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला। ब्रेक के बाद एक खास पैनल जो मेरे साथ लगातार बना हुआ है, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, तमाम चीज़ों को लेकर बात कर रहे हैं, और इससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, बच सकते हैं, ये जानना समझना जरूरी है। वक्त एक ब्रेक का है। नमस्तुभ्यम नमाम्यहम् सहोत्र। हे आर्य राष्ट्र के रहने वाले मेरे हम उम्र भाई, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा प्रोग्राम नाड़ी वैद्य काय क्लब के अंदर। आज आपको डॉक्टर बहकाते हैं, सारा जिंदगी दवा खानी पड़ेगी, कहीं दवाओं के नाम पर और कहीं वंशानुगत रोगों के नाम पर। वंशानुगत रोग कौन से होते हैं, पहले ये समझिए। जन्मजात किसी भी रोग को ठीक नहीं किया जा सकता, और जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है, चाहे वो वंशानुगत हो, चाहे वो दवाइयों की कमी से हो, या डॉक्टरों की कमी के कारण कोई बीमारी पैदा हो गई है, उस प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। सर्वाइकल, माइग्रेन, बीपी, एसिडिटी, कब्ज, नमूनिया, दमा, किसी भी प्रकार का चर्म रोग, और भले ही आप HIV और एड्स से ग्रसित क्यों न हो, प्रत्येक रोग को आयुर्वेद में सही तरीके से सदा के लिए ठीक किया जा सकता है, क्योंकि आयुर्वेद रोग के कारण को दूर करता है और शरीर में रोग से लड़ने की ताकत को पैदा करता है, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। जब आपके शरीर में रोग से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है तो कोई भी रोग ठीक होने के लिए असाध्य नहीं कहा जा सकता। प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए इन नंबरों पर संपर्क कीजिए या हमारी वेबसाइट nvkbhat.com पर जाइए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तीसरी लहर का आगाज, एहतियात ही इसका इलाज, इस पर बात हम कर रहे हैं कि कितना हम एहतियात बरतें ताकि हम अपने आप को इस लहर से बचा सकें, क्योंकि दुनिया के कई देशों में ये माना जा रहा है और WHO कह चुका है कि तीसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। डेल्टा वेरिएंट कई देशों में पैर पसार चुका है और इसका
जो प्रभाव है वो बहुत ज्यादा है। व्यक्ति के शरीर पर जो अटैक है वो बहुत बार जानलेवा साबित हुआ है। लेकिन इम्यून सिस्टम की बात भी कर रहे हैं कि अगर जिस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम अच्छा है, बेहतर है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, रोगों से लड़ने की ताकत बेहतर है, तो वो किसी भी प्रकार के वायरस को हरा पाने में सक्षम है। इस पर मैं कमेंट चाहूंगा हमारे पैनल का। मेरे साथ डॉक्टर संजय जाखड़ हैं, डॉक्टर शायद लखोटिया मेरे साथ हैं, डॉक्टर सतवीर चौधरी जी मेरे साथ बने हुए और डॉक्टर विकास मेरे साथ बने हुए। तमाम ऐसे प्रबुद्ध लोगों से आज हम बात कर रहे हैं जो हमें इस लहर से बचाने में कोई ऐसा टिप्स दे रहे हैं जिसके चलते व्यक्ति अपने आप को किसी भी वायरस से बचा सकता है। संजय जी, आपसे जानूंगा मैं, इम्यून सिस्टम की लगातार बात होती है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि इम्यून सिस्टम हमारा कमज़ोर है कि ताकतवर है। ये तब पता लगता है जब हमें कोई बीमारी घेर लेती है। तो पहले तो मैं चाहूंगा कि इसका पता कैसे करें कि इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, उसका पता कैसे चल पाएगा। दूसरा ये, अगर पता लग भी जाता है कमज़ोर चल रहा है तो फिर क्या करें, ये आयुर्वेद क्या कहता है इसको लेकर? देखिए शमशेर जी, अगर रिकरेंट इन्फेक्शन होते हैं, आप बार बार किसी भी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, जो स्वस्थ आदमी जो होता है वो स्वस्थ रहेगा, उसमें किसी तरह के कोई भी सिम्टम्स अपीयर नहीं होते जी। लेकिन जब आपका बॉडी इम्यूनिटी जो है वो अगर वीक अगर होगी तो आपको हल्का फुल्का भी मौसम में परिवर्तन होगा। आप ठंडे गर्म में बाहर निकल गए, आप बाहर का मौसम बहुत गर्म है, अब जैसे ह्यूमिडिटी चल रही है, अगर 2 घंटे 3 घंटे आपको काम करना पड़ा तो नतीजा ये होगा कि आप तुरंत प्रभाव से, आपको अगर बुखार आता है, किसी तरह के गले के इन्फेक्शन हो जाते हैं, स्नीजिंग होनी शुरू हो जाती है, तो ये सारी की सारी आपका इंडिकेट करता है कि आपकी जो इम्यूनिटी होनी चाहिए वो आपकी नहीं है। ये तो हो गया आपका पहले सवाल का जवाब। बिल्कुल। अब दूसरी चीज जो है कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बनाएं। सबसे पहला आपका लाइफस्टाइल। आयुर्वेद में क्या है, आहार और विहार, 2 चीजें बताई गई हैं। आहार, जो चीजें आपको खानी है, आपका प्रॉपर एक रूटीन जिसमें आपका प्रॉपर ऋतु के हिसाब से, ऋतुचर्या एक शब्द है जिसमें कि आयुर्वेद के अंदर ऋतु के हिसाब से आपके खाने पीने का सिस्टम जो है वो बनाया गया है, उसमें चीजें बताई गई हैं। अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो बहुत हद तक आपको फायदा मिलेगा जी। विहार जो आपका लाइफस्टाइल है, अब लाइफस्टाइल भी आपका चेंज हो गया। हम लोग बहुत ही जो एक लग्जरियस जो लाइफस्टाइल में आ गए अभी, जिसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं, सारे हैं। तो हम लोग किसी तरह का कोई मेहनत नहीं करना चाह रहे, हार्ड वर्क नहीं करना चाह रहे, सारा दिन एसी के अंदर रहते हैं, तो नतीजा ये रहेगा कि इससे भी आपका इम्यून सिस्टम के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो जब रिकरेंट इन्फेक्शन होंगे तो बार बार जब आपका इस तरह के इन्फेक्शन होंगे तो बॉडी आपकी कमजोर होती चली जाएगी, तो उससे हमें बचना है। तो आहार विहार, विहार के अंदर उसके बाद जो आपका, जैसे अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब कह रहे थे, योग प्राणायाम और मेडिटेशन। इस कोरोना काल के अंदर जो मेरा अपना अनुभव रहा है उसमें अब जो हम एक और फेज से गुजर रहे हैं जिसमें कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स आपकी काफी बढ़ रही हैं। लोग मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं, अनिद्रा से ग्रस्त हैं, आपका एंजाइटी से ग्रस्त हैं, तो उसके ऊपर भी काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आयुर्वेद में जितना भी आपका गिलोय से लेके संशमनीवती कह लो, गिलोय कह लो, आपका चिरायता कह लो, कालमेघ कह लो, ये बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनसे कि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। रसायन है, उनसे हम बढ़ा सकते हैं। आज थोड़ा सा मैं अपने दर्शकों के साथ ये सारी चीजें पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ, आज थोड़ा सा, क्योंकि विषय अब आगे पीडियाट्रिक बच्चों के ऊपर है, तो उसके बारे में जब मैंने डिबेट शुरू की थी तो उस टाइम मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था जिसको कहा था मैंने स्वर्ण प्राशन। देखिए, जैसे वैक्सीनेशन जो चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, इंजेक्टेबल जो चल रहे हैं, आयुर्वेद में ये एक वैक्सीन है जिसको हम स्वर्ण प्राशन कहते हैं। स्वर्ण युक्त गोल्ड नैनो पार्टिकल्स हैं जिसका इस्तेमाल आपका रसमाणिक्य है या और मोती है या कुछ चीजों के साथ मिला के, गोघृत के साथ मिला के, मधु का सेवन है, उसके साथ करके वो प्रिपरेशन तैयार की जाती है। और ये 0 डे से लेके और अप टू 16 ईयर के बच्चों को दी जाती है। और ये मेरा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस रहा है। जो मेरे अपने पेशेंट्स हैं, जो मेरे अपने परिवार के सदस्य हैं, जो छोटे बच्चे जो हैं, जिनको कि हर 2 महीने 3 महीने के बाद इन्फेक्शन से, खासतौर से खांसी जुकाम की वजह से आते थे, जब से उनका ये शुरू किया है इस तरह के इन्फेक्शन से, उनमें काफी हद तक बहुत बढ़िया ड्रामेटिक जो मुझे रिजल्ट देखने को मिले हैं, तो उनका बहुत फायदा मिला उन चीजों के लिए। तो डॉक्टर साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं, जिस आयुर्वेद पैथी की आप बात कर रहे हैं, दवा की, ये जो दर्शक इस वक्त सुन रहे हैं उनको ये भी पता होना चाहिए कि हमें ये चीज़ें मिलेंगी कहाँ से, किससे संपर्क करें, ये भी थोड़ा सा आप एक बार बताएं। क्योंकि बच्चों को लेकर, जैसे आपने बताया, इसको लेकर काफ़ी समय से चर्चाएं चल रही हैं कि तीसरी लहर बच्चों पर असर डालेगी, तो उनका इम्यून सिस्टम, जैसे आपने कहा, कि बूस्ट हो रहा है। छोटे छोटे बच्चों पर हमने इसको लेकर प्रयोग किया है और उसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। तो ये मैं चाहूँगा कि लोगों को इसके बारे में पता चले कि कहाँ मिलता है और किससे संपर्क किया जाए और किस तरीके से इसको लिया जाए।
देखिए, सबसे पहली चीज तो मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कहना चाहता हूँ। पिछली बार अनुभव हमारे रहे कि जितना भी जो होम रेमेडीज जो बताई गई वो लोगों ने अपने लेवल के ऊपर करना शुरू किया, तो मैं बिल्कुल मना करूंगा कि सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल नहीं करनी है। आप कोई भी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट है जो आपके नजदीक है, आप उनसे संपर्क करें। प्रॉपर बच्चों में भी डोज है। देखिए, मिलीग्राम में है, आयुर्वेद में रत्ती है, आधा रत्ती है, एक रत्ती है, वो थोड़ा सा डोज का जो पुराना जो हमारे जो शास्त्र हैं उसके हिसाब से डोज होती है उनकी। तो वो आराम से उनको सारी चीजें समझनी है। फिर डॉक्टर चेक करेगा कि उस बच्चे को किस तरह की चीजों की जरूरत है। च्यवनप्राशन में भी कई सारी वेराइटीज आती हैं, अलग अलग उसके आपके रेट का भी फर्क है उस चीज का। वो डिसाइड करने का हक सिर्फ है वो है डॉक्टर का, और वो ही तय करेगा कि आपको कौन सी चीज देनी है। अवले आते हैं, ड्रॉप्स के में भी आती हैं, और अच्छी जो आपकी जो दूध पापेश्वर एक कंपनी का नाम दर्शक मैं उसके साथ साझा करूंगा, उनकी भी आती है। एक में नाम बाल चतुर्भद्र चूर्ण आता है, उसमें भी 4 चीजें होती हैं। ये भी कहीं ना कहीं आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाने में मदद करती हैं, और ये सारी साइंटिफिक है। देखिए, आयुर्वेद गिलोय का सेवन बच्चे कर सकते हैं, गिलोय का सेवन बच्चे कर सकते हैं, उनके लिए क्या, इसको लेकर आपका क्या रेकमेंड करेंगे? खुद अपने स्तर कर सकते हैं, लेकिन उनकी मात्रा अलग होगी, वो बच्चे के वेट के हिसाब से हो। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे सौंफ, छोटी इलायची, लौंग, आपका बनस्पा एक शब्द है जो लंग्स के लिए बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा आपका अर्जुन छाल है, जो क्योंकि लंग्स की ये प्रॉब्लम आई है तो मैंने खासतौर से एडल्ट पेशेंट्स के अंदर खूब हमने इस्तेमाल किया है इस चीज को, क्योंकि आपका जब लंग्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा तो वो इनडायरेक्टली आपका हार्ट के ऊपर भी प्रेशर आता है। तो अर्जुन जो है वो हार्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो हमारा मकसद क्या है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट के चलते रहे, हमें कोई किसी तरह की, हम उसका सपोर्ट भी करते हैं, लोगों को अवेयर भी करते हैं। लेकिन अगर आयुर्वेद में इस तरह की अगर चीजें हैं तो मैं आपके इस खबर फास्ट के माध्यम से मैं सरकार से अपील करूंगा कि च्यवनप्राशन को हर स्कूल के अंदर आपके 3 साल के बच्चों से लेके और 15-16 साल तक के बच्चों को ये एक प्रयोग करें। हम लोग जितनी मदद कर सकते हैं वो हम मदद करेंगे, सरकार वॉलंटरली मदद करने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन ये चीजें एक तरफ रह के हम सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन के ऊपर डिपेंडेंट रह के, क्योंकि वैक्सीन का जैसे मैंने बताया 70 to 80% है, और वायरस जो है वो म्यूटेट होता रहता है। वायरस ये नहीं है कि उसकी शेप एक तरह की रहेगी, वो हर 15 दिन 20 दिन के बाद उसमें म्यूटेशन, इसीलिए देखिए अल्फा, डेल्टा प्लस कितने ही वेरिएंट आ चुके हैं और आगे आते रहेंगे। ये बिल्कुल आप इस चीज से निश्चिंत नहीं रह सकते कि आने वाले टाइम के अंदर कोई नया वेरिएंट नहीं आएगा। हो सकता है कि वो इनसे भी ज्यादा घातक आए, और हो सकता है कि कुछ भी ना हो, सिंपल एक सीजनल फ्लू हो जिसका कि हम आसानी से ट्रीट कर पाए। और जैसा कि वायरस जो है वैसे भी सेल्फ लिमिटेड होता है, उसका अपना एक फेज है। अगर उस फेज से हम निकल जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बॉडी उसको रिकवर कर देगी, क्योर कर देगी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको कि हमें समझना है, डरना नहीं है। क्योंकि डर जो है, डर ने मेरा जो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा पिछले जो 1.5-2 महीने के दौरान, चाहे वो ऑक्सीमीटर के रहे हैं, लोगों को समझ नहीं रही कि ऑक्सीमीटर कौन सा है। आपके लो क्लास जो आपके लो स्टैंडर्ड के जितने ऑक्सीमीटर्स रहे, आपने उंगली के ऊपर लगाया उसमें 70 आई, आप लेके भाग रहे हो। पैनिक इतना क्रिएट हुआ कि लोग पैनिक में, अब अगर मैं और आप स्वस्थ हैं, इतना जबरदस्त उस टाइम पैनिक था कि हमारी भी हार्ट रेट जो है 90-100 के करीब चल रही थी। पता नहीं अगले पल में क्या सुनने को मिल जाए। इतने ही रिलेटिव्स के साथ नुकसान हुआ, इतने ही हमें नुकसान झेलने पड़े। तो वो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स थे और इन चीजों ने नुकसान किया। और फिर जाके हॉस्पिटल के अंदर जाते ही आपका जो ट्रीटमेंट जो है, देखिए माफी चाहूंगा, वहां भी बहुत सारे ब्लंडर रहे हैं, मुझे कहते हुए कोई हिचक नहीं है। तो हमें उन चीजों से अगली वेव के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, और अपने आप को प्रिपेयर करने के साथ हमें अच्छे ढंग से इन चीजों को हैंडल करना है। इन चीज़ों को तरीके से अगर हैंडल किया जाए तो स्थितियां बदल सकती हैं। डॉक्टर शरद, ये तो आयुर्वेद उपचार की बात हम कर रहे हैं, आयुर्वेदिक तरीके से कैसे हम अपने आप को, इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर सकते हैं। आप देखिए, संकट है, इसमें कोई संदेह नहीं है, दूसरी से हम निपटे नहीं है, तीसरी का खतरा बढ़ गया है। तो सावधानी, सुरक्षा ही बचाव है। इसके साथ साथ हमारा इम्यून सिस्टम, जी की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो एक ऐसा रामबाण है, उसके सामने सारे वायरस फेल हो जाते हैं। वो जिसका ठीक है वो व्यक्ति किसी भी वायरस से लड़ लेगा, लेकिन वो अगर किसी का ठीक नहीं है तो उसके ऊपर हल्का सा हल्का वायरस भी प्रभाव छोड़ेगा और उससे उसको खतरा बढ़ सकता है। अब एलोपैथी के अपने नुस्खे हैं, एलोपैथ का अपना एक तरीका है ये बताने का, समझाने का कि जब तक दवाएं आपके शरीर पर हम चालू ना करें उससे पहले हमें क्या करना पड़ सकता है, क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, उसको लेकर मैं आपसे बात करना चाहूँगा।
देखिए, सबसे पहले तो ये समझिए कि जो ये डेल्टा वायरस से जो हमारी सेकेंड वेव आई, उसमें बड़ी तबाही मची थी। इसका मेन रीजन ये था कि ये वायरस इम्यून सिस्टम को स्केप करता है, और अभी जो डेल्टा प्लस नया एक वेरिएंट आया है, तो ये तो आपका इम्यून स्केप के अलावा आपके जो एंटीक्लोनल एंटीबॉडीज हैं जो बनाई जा रही हैं, जो एंटीबॉडीज कम करती हैं, उनको भी स्केप करता है। इसका मतलब है कि जो डबल वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको भी वो इम्यूनिटी प्रोवाइड नहीं होती है जो आमतौर पे अल्फा वेरिएंट के अगेंस्ट में मिलती थी। तो ये हमारी जानकारी वेव आने के बाद हुई है, क्योंकि हमें जानकारी नहीं थी। और आपने देखा कि जो वैक्सीन क्लेम करती थी कि 90%, 95% सक्सेसफुल है, उन्होंने अपना मापदंड दे दिया कि हम इस वेरिएंट के अगेंस्ट में 80% है, किसी ने 60% बताया, किसी ने 50%। कहने का मतलब है कि जब ये ऐसा कोई वेरिएंट आ जाए जो आपकी नेचुरल इम्यूनिटी को स्केप करे, आपकी वैक्सीन की इम्यूनिटी को स्केप करे, आपकी एंटीक्लोनल एंटीबॉडीज जिसको डाल के एंटीबॉडीज डाल के हम इलाज कर रहे हैं, जिसका कि ट्रम्प का भी इलाज हुआ था, यूएसए प्रेसिडेंट उस समय थे, तो वो एंटीबॉडी काम न करे, तो ऐसी हालत में ये वायरस एक विभीषिका के रूप में आ सकता है अगर ये वेरिएंट हो। अब अच्छी बात सुन लीजिए, हिंदुस्तान में डेल्टा वायरस ने खूब तबाही मचाई, तो तबाही मचाई तो इतने ज्यादा लोगों में इन्फेक्शन जो फैला है, उनकी इम्यूनिटी भी डेवलप हो गई है। तो हमें इस समय में विश्व के अनुपात में डेल्टा वायरस से खतरा नहीं है। इसीलिए जब विश्व को एक बड़ी महामारी तीसरी वेव की विभीषिका से जूझना पड़ रहा है, हिंदुस्तान के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि शायद उनको ऐसे तबाही वाले केस नहीं मिलेंगे। और बच्चों की बात हुई, बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं। इजराइल में देखा गया जहां मैक्सिमम वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ, वहां 50% तक बच्चे अफेक्ट हो गए, क्योंकि वो इम्यूनिटी उनको इम्यूनाइज यानी वैक्सीनेशन नहीं दिया गया था। हिंदुस्तान की अच्छी बात फिर सुनिए, जो गुलेरिया जी ने भी, डॉक्टर गुलेरिया एम्स के जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी बताया कि जब इन्होंने बच्चों पे वैक्सीन ट्रायल लिया तो मालूम पड़ा कि 50% बच्चों में तो एंटीबॉडी ऑलरेडी बनी हुई है। तो हमें ये नहीं मालूम कि हमारे देश के बच्चों में इम्यूनिटी, आधे बच्चे हो सकता है देश के आधे बच्चों में इम्यूनिटी ऑलरेडी उनकी एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, जो जिनको सिम्टम ही नहीं हुए। और आज के दिन जितने नए केसेस आ रहे हैं 45% गाँवों में है जहाँ इम्यूनिटी अलग तरह की अच्छी होती है, तो वहाँ पे भी लोगों को एंटीबॉडी तैयार हो गई है, इसलिए उनको बुखार नहीं हुआ, बीमार नहीं हुए। तो ये हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात है जो ये बता रही है कि हम इससे स्केप कर सकते हैं। अब दूसरी बात समझिए, अगर आपने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर नहीं रखा और आप सामाजिक दूरी नहीं बनाए, बहुत इकट्ठे हो गए, तो ये वायरस अपना रूप बदलेगा, और जब ये ट्रांसमिट होगा, जब रूप बदल के जाएगा, तो कहीं वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन गया तो ये विभीषिका ले आएगा जी। ऐसी हालत में जब इम्यूनिटी हमारी अच्छी बनी हुई है और हम अगर सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पूरा रखते हैं, खान पान का आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी तरीके से अपना बढ़िया रखते हैं, मानसिक स्तर अच्छा रखते हैं, बीमारियों को कंट्रोल में रखते हैं, तो ये बहुत लाइटली है कि तीसरी वेव इतनी प्रभावी नहीं होगी। लेकिन ये अलग अलग लोगों ने अगस्त में बताया है, आईसीएमआर ने कि वेव आ रही है, आपके एसबीआई रिसर्च ग्रुप ने कहा है कि ये सितंबर में आ रहा है। इसी तरह मनिंदर अग्रवाल जिन्होंने देश के एक कोरोना मॉडल के हिसाब से काम करते हुए बताया कि नवंबर में, अक्टूबर नवंबर में आ रही है। ये सभी तरह की वेव की संभावना इसी पे है कि हम पहले जैसे हमने अपनी लगाम छोड़ दी वैसे वापस हम करने लग जाएं, ये समझ के कि ये तो खत्म हो गया इन्फेक्शन, हम तो अब ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको ये बहुत जबरदस्त तरीके से इसको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पालन करवाना होगा और वैक्सीनेशन प्रोग्राम को तेज करना होगा, तो हम लेकिन डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन की जो हम बात कर रहे हैं उसका जो एक स्तर था हमने मेंटेन कर लिया था, अब हम उससे नीचे आ गए हैं, जबकि होना यह चाहिए था कि रोजाना 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट किया जाता और दिसंबर तक हम पूरे देश को वैक्सीनेट करने की बात कर रहे थे, वो हमारा टारगेट पूरा हो जाता।
वहां पर कहाँ कमी रही है, आप लोग बेहतरी से बता सकते हैं, ताकि सरकार तक जो प्रतिनिधि हमारे उन तक बात पहुंचनी चाहिए, उसको लेकर हमें क्या काम करना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है और ये जब तक नहीं होगा तब तक चिंता बहुत ज्यादा बनी रहेगी। वो हम जी वैक्सीनेशन, देखिए प्रोग्राम हिंदुस्तान में वैक्सीन बहुत सारी आ रही हैं, आपको मालूम है। अभी जो अलाउ हो गई है, हमारी कोविशील्ड कोवैक्सीन के अलावा स्पुतनिक आ गई, मॉडर्ना की वैक्सीन आ गई, और इस तरह की बहुत सारी पाइपलाइन में है। जाइडस की है जो बच्चों के लिए होगा, नेजल स्प्रे आएगा जो काम करेगा, और सिंगल डोज वैक्सीनेशन का, ये सारे चल रहे हैं। कब किस समय में ब्रेक थ्रू होके एक आएगा वैक्सीन का एक बहाव, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि महीने भर के अंदर अंदर वैक्सीन का एक जबरदस्त इंक्रीज आएगा और लोगों को होगा। हेजिटेशन भी नहीं लोगों को करनी चाहिए, क्योंकि जहां वैक्सीन उपलब्ध है, ये लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी वैक्सीन मिले, जहां भी उपलब्ध हो, जरूर लगवाएं। तो लोगों को ये जागरूकता भी रखनी है, इधर सरकार को भी अपना पूरा काम करना है, और सरकार मेरे हिसाब से कर रही है। ये देश इतना बड़ा है कि कोई भी समस्या ले, आज छोटे देश अमेरिका से लेके और छोटे छोटे देशों में चले जाइए, हर जगह वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो आप ये सोचिए कि 135 करोड़ की जनसंख्या, जिसमें आपके 4 अमेरिका आ जाए, और इतनी सारे कंट्रीज या छोटी छोटी आबादी है, वहां भी नहीं हो रहा है। तो हमें किसी को दोषारोपण नहीं करके सभी अपोजिशन एंड रूलिंग पार्टी को मिलजुल के ये इंश्योर करना चाहिए कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम को सक्सेस देने में उनका क्या योगदान है, क्योंकि ये देश की जनता का सवाल है, कि पॉलिटिकल इशू नहीं है। पॉलिटिकल इशू नहीं है, और इस पर राजनीति अगर कोई करता है, वो चाहे कोई भी पार्टी क्यों ना हो, उसको कहीं ना कहीं अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत है। डॉक्टर विकास से बात हम करेंगे। डॉक्टर साहब, ये बच्चों को लेकर बड़ी चिंता हो रही है, और चाहे आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो या फिर एलोपैथी हो, तमाम तरह की जो पैथियां हैं वो भी बच्चों के लिए नए नए तरीके खोज रही हैं कि बच्चों को वायरस से कैसे बचाया जाए। और सबसे ज़्यादा प्रभावित बच्चे होते हैं। छोटे बच्चों की बात हम कर लेते हैं, हल्का जुकाम खांसी सर्दी उनको प्रभावित कर देती है। तो अगर मैं होम्योपैथी की बात करूं, तो खासकर छोटे बच्चे जो इस वक्त 3, 4, 5 साल, 2 साल, 6 महीने के बच्चे हैं, उनको लेकर माता पिता को क्या एहतियात बरतनी चाहिए, और किस तरीके की डाइट, प्रॉपर डाइट उनके लिहाज से होनी चाहिए? देखिए, होम्योपैथी जो मेडिसिन है वो बच्चों के ऊपर बहुत ही मतलब अच्छा रिजल्ट है उनका, हमने अपनी प्रैक्टिस में देखा है। तो बच्चों को होम्योपैथी की दवाइयाँ आप एज ए प्रिवेंटिव भी दे सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लो कोविड हो भी जाता है और उसके बाद जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन रह जाती है, तो आप उनमें भी होम्योपैथी की दवाइयाँ दे के उन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। हमने लास्ट टाइम देखा कि कंटेनमेंट जोन जो थे, उनके अंदर हमने होम्योपैथी की दवाइयाँ जो डिस्ट्रिक्ट बांटी थी, और जिन लोगों ने जिन कंटेनमेंट जोन में होम्योपैथिक दवाइयाँ ली थी, वहाँ पे केस बहुत ही कम, बल्कि ना के बराबर आए। तो और जहाँ पे नहीं बांटी थी वहाँ पे केसेस ज्यादा आए थे। तो मैं एक ये भी सरकार से गुजारिश करता हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन का भी एज ए प्रिवेंटिव, जैसे आर्सेनिक एल्बम 30 है, उसको लोगों को खिलाया जाए, ताकि आप अपनी इम्यूनिटी को अच्छी कर सकें। और बच्चों में तो होम्योपैथी का बहुत ही अच्छा और क्विक रिस्पॉन्स है, क्योंकि वो जल्दी इस चीज को रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, बिल्कुल। और जैसे वैक्सीनेशन का है, अभी गाइड चल रही है, तो जिससे अगर कोई सरकार की गाइडलाइन आती है तो बच्चों को जरूर वैक्सीनेशन कराएं। की मिथ्याएं हमारे समाज में अभी फैली हुई हैं, तो उनको ध्यान में ना रख के सरकार की जो गाइडलाइन आती है हमें उनको फॉलो करना चाहिए। ठीक है जी। और बहुत अहम जो आप बात कर रहे हैं होम्योपैथी का भी, क्योंकि होम्योपैथी की दवा की बात कर लेते हैं तो वो मीठी होती है लेने में, और बच्चे उससे हिचकते नहीं हैं, और उसके असर की बात करें तो वो भी अपना असर दिखाती है। अगर उसके ऊपर भरोसे की बात करें, विश्वास किया जाना चाहिए। पैथी कोई भी ख़राब नहीं है, हर पैथी का अपना एक रिजल्ट है, लेकिन उसको उसी हिसाब से हमें लेना पड़ेगा, और डॉक्टर जिस तरीके से बताएंगे उसी तरीके से हमें दवा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डॉक्टर सतवीर चौधरी जी, डर की बात हो रही है वैक्सीनेशन को लेकर। बहुत से लोगों में, वह कुछ रोज़ पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 69% तक लोग जो है झिझकते हैं वैक्सीन लगवाने से। ये डर खत्म कैसे होगा लोगों का? ये डर
सरकार को ही खत्म करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा लोगों को। लेकिन मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि वैक्सीन का कोई खतरा नहीं है। जो दुष्प्रचार होते हैं, जैसे हम जब शुरू में नसबंदी शुरू हुई थी या कॉपर्टी शुरू हुई थी, तो ये होता था कि नसबंदी कोई करवा के आए, एक हफ्ते का उसके घर चोरी हो जाए तो कहते हैं नसबंदी करा के आया था इसलिए चोरी। तो जो कॉम्प्लिकेशन है वो रिलेटेड नहीं है। अगर किसी को कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, वैक्सीनेशन के बाद हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है, तो वैक्सीनेशन का उसमें कोई रोल नहीं है। वैक्सीनेशन की कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। जस्ट लाइक दूसरे वैक्सीन है, आप टेटनस का वैक्सीन लगवाते हो, पोलियो लगवाते हो, डीपीटी लगवाते हो, ऐसे ही वैक्सीन है। और अब तो सब लोगों ने सब जगह लग चुका है, लोगों को पता है। लेकिन इसमें कोई शक नहीं, जैसे आप कह रहे थे कि वैक्सीन ज्यादा लगना चाहिए। मैन पावर हमारे पास है, वैक्सीन की थोड़ी कमी है, पिछले महीने थोड़ी ज्यादा कमी थी, अब थोड़ा सा पूर्ति हो रही है। जल्दी से जल्दी, जितनी जल्दी पूर्ति होगी फायदा होगा। बीच में एक राजनीति शुरू हो गई थी कि स्टेट खरीदेगा, सेंटर खरीदेगा। राजनीति, ऐसे मामलों में राजनीति में कभी राजनीति नहीं होती। अब एक स्टेट दूसरे को, वो कह रहे राजस्थान नहीं कर रहा, वो कह रहे दिल्ली नहीं कर रहा, वो कहते पंजाब नहीं कर रहा। इस प्रकार की राजनीति घटिया है, ये नहीं होनी चाहिए, ना नेशनल लेवल पे ना नीचे के लेवल पे। अब अभी मैं जैसे कह रहा था कि वैक्सीन तो अपना बदलता रहेगा, सरकार ने जो कार्रवाई करनी वो करनी। तीसरी बात जो हमने करना है, सबसे बड़ी दिक्कत है हम ही नहीं कर रहे। अब घूमने फिरने जा रहे हैं तो इसका मतलब आप माइंडसेट समझ सकते हो। जो आदमी 5 दिन के लिए, 6 दिन के लिए शिमला या मसूरी कहीं घूमने जा रहा है, ग्रुप में जा रहे हैं, तो उनका माइंडसेट आप समझ सकते हो। सिर्फ यही बात नहीं है कि वो शिमला गए हैं या मसूरी गए हैं, रास्ते में टैक्सी में गए होंगे, बस में गए होंगे, फिर उनका आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन, सब एक दूसरे को कहते हैं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ऐसे ही कहते रहते हैं। और बाद में जब किसी को कुछ हो जाएगा फिर सब कहेंगे। यही बात रैलियों में थी, जब रैली रोड शो हो रहे थे तब भी कह रहे थे कुछ नहीं है, दूसरी लहर तो आएगी नहीं। तो तीसरी लहर आएगी नहीं, हम उसको बुलाएंगे। हम रोज ऐसे ऐसे काम करके भीड़ में इकट्ठे होके सैनिटाइजेशन बिल्कुल बंद कर रहे हैं, हम हाथ बार बार धो नहीं रहे, मास्क के बारे में लापरवाही हो रहे हैं। इस प्रकार करके हम तीसरी लहर को बुलाएंगे। बहुत से ऐसे देश हैं, जापान है, सिंगापुर है, हम अमेरिका की देखते रहते हैं, कनाडा अमेरिका से बेटर है। कई सारे देश हैं जिनमें दूसरी लहर आई नहीं अभी तक, वो आने भी नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ के जो नागरिक हैं, वहाँ प्रिकॉशन है वो स्ट्रिक्ट है। अब क्योंकि तीसरी स्टेज चल रही है, तीसरी स्टेज में क्या है, हम 4 आदमी 6 आदमी बैठे हैं, हमारे में से कोई एक आदमी इन्फेक्टेड है, लेकिन हमें आपस में नहीं पता। जैसे अब किसान आंदोलन में किसान बैठे ताश खेल रहे हैं, उनमें किसी को खांसी नहीं, किसी को जुकाम नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन एक आदमी इन्फेक्टेड है और सबने मास्क नहीं लगाया हुआ। वो इन्फेक्टेड आदमी उन बाकियों को फैला देगा बीमारी, और जिसने फैलाई है उसको तो हो सकता है थोड़ा सा जुकाम हो, उसको पता भी नहीं है मुझे बीमारी है, और वो सब में फैला देगा। तो इसलिए जो सेकंड वेव में पॉजिटिव चीज ये है, लोगों को पता लग गया ये बीमारी है कोई, इससे डरने की जरूरत है। डरना, खौफ थोड़ा हुआ है, लेकिन हमें खौफ नहीं करना, हमें सावधानी करनी है। हमें सावधानी और बिल्कुल डॉक्टर साहब, सावधानी अगर नहीं रखेंगे तो जो तीसरी लहर का डर हिंदुस्तान में जताया जा रहा है वो आ सकता है। लेकिन डॉक्टर शरद ने कहा कि हम डेल्टा वेरिएंट की बात कर रहे हैं, उसका जो असर है वो इम्यून सिस्टम बूस्ट होने में या उससे लड़ने की ताकत हम पैदा कर चुके हैं, उसको लेकर हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो आप लोग बता रहे हैं, एहतियात बरतना, हमें अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए क्या खाना है, क्या पीना है, किन चीज़ों से परहेज रखना है, इनको अगर हम सावधानी से रखें तो इस लहर को हिंदुस्तान में हम आने से रोक सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये बड़ी बातें आज की चर्चा में आपने सुनी, आपने देखी, आपने जानने की कोशिश की, और डॉक्टर के एक बड़े पैनल ने हमें ये समझाया कि तीसरी लहर का खतरा है ज़रूर, लेकिन उससे हमें घबराना इस लिहाज से नहीं है कि इस बीमारी से, इस वायरस से लड़ने के लिए हमें सोशल डिस्टेंसिंग मानकों का पालन करना पड़ेगा, वैक्सीनेट खुद को करवाना पड़ेगा और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना पड़ेगा। और जैसे डॉक्टर शरद ने बताया कि हिंदुस्तान में डेल्टा वेरिएंट की वजह से लोगों के अंदर ऑलरेडी इतना कुछ शरीर जो बूस्ट हो चुका है कि वो शायद तीसरी लहर से अपने आप को बचा पाने में कामयाब हो। लेकिन उसके बाद भी ज़रूरत इस बात की है कि हम कहीं भी बाहर घूमने फिरने जाएं, कोई भी काम करें, तो जितने भी सारे प्रिकॉशन हमें बरतने, सबको हमें पूरा करना पड़ेगा। नहीं तो फिर जो डर, जो भय, जो त्रासदी हमने दूसरी लहर के दौरान देखी, वैसे हालात हिंदुस्तान में पैदा हो सकते हैं। क्योंकि इसके पीछे कारण ये है कि जो ये कोरोना वायरस है, ये बहरूपिया है, ये रूप बदलता है, एक वायरस से दूसरे वायरस के साथ मिलकर ये म्यूटेट होता है, परिवर्तित होता रहता है, जिससे कहीं ना कहीं
हिंदुस्तान में तीसरी लहर की जो कोरोना की आशंका वो बढ़ सकती है, लेकिन हम सावधान रहेंगे तो इस वायरस से खुद को बचा सकते हैं, देश को बचा सकते हैं, सबको बचा सकते हैं। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।